नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के प्यारे से बेहतरीन से करंट अफेयर के सेशन में, जहां पर हम आज 19 सितंबर के पूरे करंट अफेयर को कवर करेंगे और उसके साथ ही आपको स्टैटिक और एमसीक्यू का जो पोर्शन है वो भी यहां पर कवर कराया जाएगा। तो जो भी लोग नए हैं, जो भी लोग अपने पेपर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और करंट अफेयर के पीछे 1 से 1.5 से 2 घंटे जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, वो लोग इस क्लास को ज्वाइन कर लेंगे और बढ़ेंगे हम अपने सेशन की तरफ। तब तक एक आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी लोग नए हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। बच्चा पार्टी। तो आज हमारा जो करंट अफेयर होने वाला है, आज की दिनांक है, आज की तारीख है, आज की डेट है 19 सितंबर। और 19 सितंबर का पहला करंट अफेयर आप लोगों के सामने ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति के सिफारिश पर किया गया है। तो आप लोगों ने कल न्यूज देखी होगी कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका जो कैबिनेट का कार्यकाल है तीसरा जो चल रहा है, 3.0 जिसको बोलते हैं, मोदी 3.0, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है इसको। अब क्या किया जाएगा, अब इस प्रस्ताव को संसद में पेश किया जाएगा एज ए बिल, मतलब एक विधेयक के रूप में इसको पेश किया जाएगा। कब? जब शीतकालीन सत्र आपका प्रारंभ होगा तब। ठीक है, तो अभी क्या था, मानसून सत्र चल रहा था आपका, वो समाप्त हो चुका है। और सत्र को याद रखने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है, BMW, यानी कि बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन, मतलब शीतकालीन सत्र। तो शीतकालीन सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव के विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन अब ये विधेयक आया कहां से? तो सबसे पहले आपको पता है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 से, ठीक है, तो उन्होंने हमेशा से एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में बात की है। क्लियर? तो यहां से वो चीज निकलकर सामने आती है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होने वाला है। देश में इसके पहले भी एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए गए हैं। क्लियर? तो एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे बहुत सारे, जैसे अभी क्या है, अभी जम्मू कश्मीर में, उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र, यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो उसके पहले क्या हुआ था, अभी जून में, मई में क्या हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद फिर किसी राज्य में इलेक्शन होगा। तो ऐसे में जो चुनाव आयोग है और जो लोग हैं और जो यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं, चुनाव में ड्यूटी लगती है और जो खर्चे आते हैं, उन सब से बचने के लिए एक साथ ही राज्य और केंद्र दोनों का चुनाव जो है वो कराया जाएगा। मतलब आप जाओगे जब वोट देने, तो आप विधायक और सांसद दोनों को एक साथ एक ही जगह पर एक ही दिन में वोट देके आओगे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की बात की जा रही है। इसके लिए जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी और इस समिति की रिपोर्ट पर ये जो बात कही जा रही है, वो कही जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कराया जाएगा। तो रामनाथ कोविंद जी की जो रिपोर्ट है वो लगभग लगभग शायद जहां तक मुझे पता है वो 12,000 पन्ने की रिपोर्ट है। इस समिति में कुल कितने लोग थे? तो 8 लोग थे। 8 लोगों की ये समिति थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रामनाथ कोविंद ने की थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इस समिति के सिफारिश पर ही एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात है वो की गई है। आप सबको पता है कि इसका जो प्रस्ताव है 18 सितंबर को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है और अब शीतकालीन सत्र में इसको, बिल को, यानी कि इस विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, ये आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, 14 मार्च को इस कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी थी। इसका गठन जो किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 2023 को किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2 सितंबर 2023। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे। 2 सितंबर 2023 को इसका गठन बच्चा किया गया था। और क्या है, अब देखिए इसका जो रिपोर्ट है कमेटी की, वो क्या है कि जो भी विधानसभा है राज्यों की, ठीक है, सभी विधानसभा और साथ के साथ
लोकसभा, ठीक है, इनका चुनाव जो है वो क्या कराया जाए, एक साथ करा लिया जाए। और एक साथ कराने पर क्या होगा, बहुत सारे जो खर्चे हैं, बहुत सारी जो पुलिस बल और जो फोर्सेस को नियुक्त किया जाता है चुनाव को सुचारू ढंग से करवाने के लिए, जो यहाँ पर ड्यूटी लगती है बहुत सारे लोगों की कि आप क्या करें, चुनाव को सुचारू ढंग से करवाएं। जो प्राइमरी के टीचर्स हैं इनकी भी ड्यूटी लगती है बार बार। तो यहाँ पर ये चीज होगी कि इस चीज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसका निगेटिव पॉइंट देखें तो ये कहा जा रहा है कि जो लोग होंगे उनका जो ध्यान है वो स्थानीय और केंद्रीय दोनों मुद्दों पर एक साथ केंद्रित नहीं हो पाएगा। और ऐसे में ये संभावना है कि किसी एक उसको वो ज्यादा प्रेफर कर जाए। जैसे लोग क्या करेंगे, कोई स्टेट को ज्यादा तवज्जो दे सकता है, कोई केंद्र को। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने थे, 8 सदस्य की ये कमेटी थी। क्लियर। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका जो पहला सेशन हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 2023 को। ठीक, ये याद रखेंगे। दिल्ली में हुआ था, जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में। ठीक, ये बेटा आप याद रख लेंगे। अगर क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो यहां से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण लोग कौन कौन से थे, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद। ठीक, और जो अर्जुन राम मेघवाल हैं कानून मंत्री, इनको स्पेशल मेंबर बनाया गया था इस कमेटी का। अब देखिए ये सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन कमेटी के सदस्य आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रामनाथ कोविंद, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। फिर आप लोगों ने हरीश साल्वे का नाम सुना होगा, तो ये वकील हैं, इनको भी इसमें जगह दी गई थी। उसके बाद अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आजाद, इन तीनों लोगों को यहाँ पर स्थान दिया गया था। और उसके बाद 3 पूर्व ऑफिसर्स थे। एनके सिंह कौन थे, 15वां जो वित्त आयोग था आपका, 15वें वित्त आयोग के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, 16वें के कौन है, 16वें का आप याद रखेंगे, अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, कौन है, अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, अरविंद पनगड़िया क्या थे, जब नीति आयोग बना था, ठीक है, तो ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक, क्लियर। चलिए, उसके बाद डॉक्टर सुभाष कश्यप, लोकसभा के पूर्व महासचिव, और संजय कोठारी, ये कौन है, पूर्व सीआईसी हैं, पूर्व सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है, तो ये 8 लोग हैं बच्चा जिनको इस कमेटी में शामिल किया गया था। प्रश्न जो है अगर उसको बनाना होगा तो सदस्यों का नाम देके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल थे, या फिर पूछ लेगा कौन कौन से शामिल नहीं थे। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़े, अगला चलते हैं कि भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो यहां पर आप सबको पता है, 2 नाम आपको पता होने चाहिए, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, कौन, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, ये 2 लोग भारतीय सेना में शामिल होने वाली प्रथम महिला पायलट हैं। ठीक है, क्या है, प्रथम महिला पायलट हैं। क्लियर। तो अब देखिए यहां पर ये पहली महिला पायलट है, लेकिन यहां पर बात की जा रही है विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स। और जो अदिति सॉरी मोहना सिंह है, मोहना सिंह, इनको क्या बनाया गया, ये बन गई है पहली महिला पायलट जो 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल हुई हैं। इन्होंने उड़ाया है कौन सा, तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। तेजस आप लोगों को पता है, इसकी निर्माता कंपनी कौन है, HAL, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तेजस जो है ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित क्या है, एक भारतीय लड़ाकू विमान है जिसका निर्माण भारत के द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है। यानी कि इसके जो इंजन है, इसके जो पुर्जे हैं, इसका जो सब कुछ है वो कहां पर, टेक्नोलॉजी जो है इसकी वो भारत में डेवलप की गई है। और ये क्या है, बहुत ही हल्का है, इसलिए इसको जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी आसानी से उड़ाया जा सकता है।
ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मोहना सिंह आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह ने एलसीए तेजस उड़ाया और ऐसा करने वाली वो पहली महिला पायलट जो है वो बन गई है। इसको नोट डाउन कीजिए कॉपी पर। उसके बाद एलसीए तेजस को ऑपरेट करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में वो शामिल हो गई हैं। किसमें शामिल हो गई हैं, 18 फ्लाइंग बुलेट्स में। इसमें पहले पहले कौन था, इसमें पहले थी भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, कौन कौन थी, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी इसमें पहले से थी। आप बात करें एलसीए की तो ये मेड इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया पूरी तरह से स्वदेशी लड़ाकू विमान है। क्लियर, ये सारी चीजें हैं, इसको आप अब यहाँ पर याद रख के नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और है कि अगर यहाँ तक आए हैं तो ये पढ़ के जाइए कि भारतीय नौसेना जो है, सॉरी वायुसेना, भारतीय वायुसेना जो है वो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है वो आयोजित कर रही है, जिसका नाम है क्या, तरंग शक्ति। क्या नाम है, तरंग शक्ति इस अभ्यास का नाम है। इसमें 30 से ज्यादा देश जो है बच्चा वो भाग ले रहे हैं और इसको 2 चरण में आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पर, एक तो आयोजित किया गया गुजरात में और दूसरा किया गया राजस्थान, या जिसका नाम था कहां पर, जोधपुर में। क्लियर, तो ये चीज आप यहां पर याद रखेंगे। तरंग शक्ति भारतीय वायुसेना का पहला जो है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। क्लियर, यहां पर ये सारी चीजें आप नोट डाउन करके आगे चलेंगे मेरे साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां से आपको 101% जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। चंद्रयान 4 के मिशन को मंजूरी मिल गई है और इसके साथ साथ 3 मिशन को और मंजूरी यहां पर दी गई है। किसके द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। तो 18 सितंबर को कैबिनेट मंत्रालय की बैठक हुई थी जिसमें चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी गई। इसके पहले जब 15 अगस्त को जो इसरो के चीफ हैं, ठीक है, इन्होंने जब बैठक की थी तो इन्होंने बताया था कि जो चंद्रयान 4 है और चंद्रयान 5 है, मतलब चंद्रयान 4 और 5, इसके डिजाइन की जो प्रक्रिया है, इसके जो डिजाइन निर्माण की प्रक्रिया है उसको इसरो ने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या किया गया, अब यहाँ पर इसको मंजूरी भी दे दी गई है, इसके लिए जो मतलब बजट था वो भी दे दिया गया है। तो अब इस पे बहुत तेजी से काम किया जाएगा और माना जा रहा है कि 2028 के पहले पहले इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लियर, अब ये जो चंद्रयान 4 मिशन है इसका उद्देश्य क्या होगा, जैसे चंद्रयान 1 गया था तो जिसने पानी की खोज की थी चंद्रमा पर, चंद्रयान 2 भेजा गया था, हम लोगों ने भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्या हुआ, वो लैंड नहीं कर पाया। फिर हमने चंद्रयान 3 भेजा और वो भी चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर, साउथ पोल पर, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना विश्व में। ठीक है, अब हम भेजेंगे चंद्रयान 4 को। अब चंद्रयान 4 क्या करेगा, चंद्रमा से कुछ मिट्टी के नमूने लाएगा और वहां पर जो और भी डेटा है उनको एकत्र करेगा और उसके बाद हमारा जो है वो चंद्रमा के बारे में जो अध्ययन है वो और ही ज्यादा उन्नत हो जाएगा। इसके साथ ही एक शुक्र मिशन को यहाँ पर मंजूरी दी गई है और जो आपका भारत स्पेस स्टेशन है बीएसएस, उसको भी मंजूरी दी गई है और जो आपका गगनयान मिशन है उसको भी यहाँ पर अप्रूवल जो है वो दिया जा चुका है। तो ये सारे जो है ये मंजूरियां दी गई कब, कैबिनेट के मीटिंग में, बैठक में। ठीक है, तो मानव युक्त चंद्र मिशन के लिए प्रिपरेटरी मेजर्स यानी शुरुआती उपाय जो है वो शामिल किए गए हैं। मतलब चंद्रमा पर हम क्या करेंगे, मनुष्यों को भेजेंगे और शुक्र ऑर्बिटर मिशन को भी यहाँ पर मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गगनयान के एक्सपेंशन को भी यहाँ पर मंजूरी जो है वो प्रदान की गई है। तो इसरो जो है उसका जो स्पेस टेक्नोलॉजी में दबदबा है वो काफी ज्यादा है और इसी के लिए यहाँ पर इसको और भी जो सुदृढ़ है वो किया जा रहा है, क्योंकि जो भारत का इसरो है वो कहीं ना कहीं विश्व में नासा, जाक्सा और जो ये चाइना की और रसिया की जो कंपनीज है, कॉस्मॉस,
इन सबको बराबर की टक्कर देने वाला है। ठीक, तो फिलहाल अगर हम कहें तो ये उनसे भी अच्छा है, क्योंकि जैसे भारत जो है वो जो उसका मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसको भारत ने अपने पहले प्रयास में ही सफलतापूर्वक कर दिया था। ये कोई भी कंट्री नहीं कर पाई थी। चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत आराम से उतर गया, लैंड कर गया। ये कोई भी अभी तक कोई भी अंतरिक्ष कंपनी नहीं कर पाई थी। तो ये सारी चीजें हैं जो इसरो की उपलब्धियों में चार चांद बच्चा लगाती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे इस मिशन को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो देखिए, यहाँ पर 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया गया था, और इसी दिन क्या हुआ था, जो चंद्रयान अपना 3 है वो लैंड किया था चंद्रमा के साउथ पोल पर, जिसका नाम क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, क्या रखा गया है, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ जो एस सोमनाथ है इसरो के चेयरमैन, इन्होंने बोला है कि मतलब 23 अगस्त को, मतलब कि स्पेस डे को इन्होंने बताया था कि चंद्रयान 4 और 5 के लिए डिजाइन को काम जो है वो पूरा कर लिया गया है, और भारत 2027 तक चंद्रयान 4 जो है वो लॉन्च भी कर देगा। फिर उसके बाद जो इंडियन स्पेस स्टेशन है, या फिर जो भारत स्पेस स्टेशन है जिसका नाम बदला गया, उसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें केवल जो ऑर्बिट्स हैं, जो या फिर जो रोबोट है जिसका नाम क्या है, आप लोग बताएंगे, नाम क्या है इसका, व्योम मित्र। ठीक है, क्या नाम है बच्चा, व्योम मित्र इसका नाम है। तो व्योम मित्र को यहाँ पर भेजा जाएगा सबसे पहले अंतरिक्ष में। जब व्योम मित्र सभी चीजों को सकुशल कर लेगा, तब उसके बाद मनुष्य को भेजा जाएगा। ठीक है, इस स्पेस स्टेशन में क्या है, 5 मॉड्यूल हैं जो बारी बारी से अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, और उसके बाद उसको यहाँ पर असेंबल कर लिया जाएगा। क्लियर, चलिए अब देखिए, गगनयान जो मिशन है, ये सारी चीजें हैं उसकी। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस कार्यक्रम में कुल 3 उड़ान पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजी जाएगी। इसमें 2 मानव रहित होंगी और 1 मानव के साथ होंगी। ठीक है, क्लियर। अब इसमें 3 चरण होंगे। पहला जो गगनयान 1 है, गगनयान 1 में क्या होगा, मानव रहित मिशन होगा, और जो क्या करेगा, साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट में योगदान देगा। उसके बाद गगनयान 2 होगा, यह भी मानव रहित होगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोबोट को भेज देंगे, व्योम मित्र को भेजेंगे। और उसके बाद जो गगनयान 3 होगा, यह पहला चालक दल मिशन होगा भारत की तरफ से, जिसको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। क्लियर। और अगर अगर भारत ये करने में सफल होता है, तो भारत जो है वो चौथा ऐसा देश बन जाएगा जो अंतरिक्ष में मनुष्य को सफलतापूर्वक भेजेगा। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को। और अभी एक चीज और देख लीजिए, स्पेस एक्स एक कंपनी है, किसकी, एलन मस्क की। इन्होंने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था पोलारिस डान मिशन। ठीक है, और पोलारिस डान मिशन के द्वारा क्या किया, इन्होंने पृथ्वी की कक्षा के 700 किलोमीटर ऊपर क्या किया था, मानव को भेजा था स्पेस वॉक करने के लिए, अंतरिक्ष में चहलकदमी करने के लिए। और मनुष्य ने क्या किया, इसको सफलतापूर्वक जो है एलन मस्क ने कर दिया है। इसमें यूज किया गया था फॉल्कन 9 रॉकेट को और ड्रैगन कैप्सूल को। ठीक है, तो ये चीज आप बच्चा यहाँ पर याद रखेंगे, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया। आप सबको पता है एनपीएस क्या है, न्यू पेंशन स्कीम वाली जो योजना है, इसमें एक नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम था एनपीएस वात्सल्य योजना। वात्सल्य से आप सबको पता है कि ये किसके लिए होगी, ये होगी बच्चों के लिए। क्लियर। वात्सल्य रस पढ़ा होगा हिंदी में, तो वो बच्चों के लिए ही होता है, जिसमें बाल प्रेम जो है वो दर्शाया जाता है। जैसे वो दोहा आपने सुना होगा, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो ये क्या है, इसमें वात्सल्य रस जो है वो टपक रहा है। माता कौशल्या जब देखती हैं भगवान राम को चलते हुए अपने आंगन में, तब वो उनके मुंह से निकलता है कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो वात्सल्य जो होता है वो बच्चों के लिए ही होता है। तो यहाँ पर जो एनपीएस है, वो एनपीएस क्या है, वात्सल्य योजना लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया,
तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं, कौन, जिनको प्याज और उसके दाम नहीं पता होते हैं क्योंकि ये खाती नहीं है, ठीक है। और दूसरा, इनका बयान आता है जब बोला जाता है कि डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है और रुपया लगातार गिर रहा है, तो ये बोलती हैं रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर उठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे वित्त मंत्री हैं और इन्होंने लॉन्च किया है एनपीएस वात्सल्य योजना को। इनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम कितना? 1,000 रुपए से ये इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट है। तो 1,000 रुपए से वो अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब बच्चा 18 प्लस हो जाएगा, यानी कि वयस्क हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, तो वो अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। उसके पहले इसको कौन हैंडल करेगा? उनके माता पिता जो है वो हैंडल करेंगे, ठीक। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बालिग होने पर अकाउंट रेगुलर एनपीएस में बदल जाएगा, मतलब वो जो माइनर होता है, एक तरह से माइनर अकाउंट होता है, उससे रेगुलर अकाउंट में चेंज हो जाएगा। बस यही इतनी इसकी बात थी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया? क्लियर? एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर जो पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने भास्कर पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। क्लियर? भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है और भास्कर पोर्टल का जो मेन मोटिव है वो है कि जो इंडिया में स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, क्या है? स्टार्टअप्स हैं, इनको बढ़ावा देना है। आप सबको पता है कि स्टार्टअप जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा मतलब संख्या में है और इनको एक सिंगल विंडो सोल्यूशन जो है वो प्रदान करने के लिए इस जो भास्कर पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। क्लियर? ठीक है। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। इन्होंने स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री यानी कि भास्कर का शुभारंभ किया है। बस आपको भास्कर का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। क्या है? भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। इसको आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहीं से आपका बनेगा। अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है समीर कुमार को, ठीक। किसको? समीर कुमार को नियुक्त किया है। यहां पर सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था कि समीर कुमार को क्या नियुक्त किया गया? नया कंट्री मैनेजर नियुक्त करने की घोषणा की है। 1 अक्टूबर से ये अपने पद को यहाँ पर संभालेंगे। इससे ज्यादा इसमें से कुछ पूछा जाने वाला नहीं है। और फिर से एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज है आप लोगों के लिए कि एलन मस्क की जो कंपनी है उसने एक डिवाइस लॉन्च की है जिसका नाम है ब्लाइंड साइट। इनकी आपकी जो कंपनी है जिसका नाम है क्या? न्यूरालिंक, ठीक है। न्यूरालिंक आप लोगों को पता है इनकी कंपनी है, ठीक। तो न्यूरालिंक ने एक ब्लाइंड साइट जो है वो डिवाइस जो है वो लॉन्च की है जिसका मतलब है कि वो जो अंधे लोग हैं, जो दृष्टि बाधित हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनको ये क्या करेगी? चीजों को दिखाएगी, ठीक। ये उनके मस्तिष्क से कनेक्ट होगी। क्लियर? और जब मस्तिष्क से कनेक्ट होगी तो ये उनको मतलब जो उनको चीजें नहीं दिखती हैं उनको दिखाने का प्रयास करेगी। तो अभी ये क्या है? अभी टेस्टिंग फेज में है, अभी इसको टेस्ट किया जाएगा। और अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा था कि एलन मस्क की एक जो न्यूरालिंक चिप थी उसको एक व्यक्ति के दिमाग में इंसर्ट किया गया था। और ये चिप जो है वो डिजाइन की गई है ऐसे लोगों के लिए जो क्या है? दिव्यांग हैं, जो मतलब अपने हाथ पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए हाथ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं और उनको कंप्यूटर चलाना है, तो उस चिप के द्वारा वो सोच के कंप्यूटर को चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर एलन मस्क के द्वारा की जा रही हैं। तो आइए ब्लाइंड साइट के बारे में जानते हैं। ब्लाइंड साइट डिवाइस इन्होंने लॉन्च की है। ब्लाइंड साइट जो डिवाइस है इसको जो अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन यानी कि एफडीए है उसको मंजूरी दे चुका है और इसको ब्रेक थ्रू डिवाइस डिजिग्नेशन का दर्जा दिया गया है। ये ऐसी डिवाइस होती हैं
जो जानलेवा बीमारी होती है उनके जैसे इलाज में जो काम आती है उनको ये नाम दिया जाता है। तो जैसे अंधा आदमी है, उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसको ब्रेक थ्रू डिवाइस डिजिग्नेशन दिया गया है। अब क्या है, हाँ, यह दर्जा उन डिवाइसेस को दिया जाता है जो जानलेवा बीमारियों के इलाज में सहायता करती हैं। तो ये सारी चीजें हैं इस डिवाइस की। देखिए, ये ऐसे दिखने वाली एक डिवाइस है, ऐसे इसको पहनना होगा। और जो व्यक्ति मतलब जिनको नहीं दिखता है वो क्या करेंगे, देखने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो क्या है ये न्यूरा लिंक इस साल 8 मरीजों पर इसका क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। ठीक है, किसने, 8 मरीजों पर इसको टेस्ट करेगा, और जब ये सक्सेसफुल होगा तो इसको फिर और आगे बढ़ाया जाएगा। क्लियर। ये क्या करेगी, ये डिवाइस ब्रेन मतलब आपका मस्तिष्क और जो बाहरी उपकरण होंगे उन दोनों से कनेक्टेड होगी और आपको दिखाने का प्रयास ये करेगी। ब्रेन चिप विजुअल सिग्नल्स उत्पन्न करेगा जो ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट करेगा जो किसी भी इंसान को कोई भी दृश्य दिखाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, क्लियर। चलिए, अब देखिए यही है कि जो आप लोग पहले अभी भी जो हॉलीवुड मूवी में देखते हैं कि दिमाग में चिप डाल दिया, दिमाग में कंप्यूटर घुसा दिया है, रोबोट बना के उसका काम कर रहे हैं, आदमी आधा रोबोट है आधा आदमी है। तो अब देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ा थोड़ा सही भी हो रही हैं, सच साबित हो रही हैं। ठीक, तो देखिए आदमी की जो कल्पना होती है ना, कहते हैं कि आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे। तो इसीलिए बच्चा ना हमेशा क्या करो, अच्छा सोचो। क्लियर। कभी भी ऐसा मत सोचो कि पेपर टफ आएगा तो मेरा क्या होगा, नहीं निकलेगा तो क्या होगा। अरे नहीं निकलेगा तो फिर से पेपर देंगे, सिंपल। ठीक, चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं। आईसीसी ने पुरुष और महिला विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा यहाँ पर कर दी है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है। क्लियर। आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो अभी तक क्या था कि जो अंतरराष्ट्रीय मुकाबले होते थे उसमें महिला जो टीम थी उसको जो पुरस्कार राशि दी जाती थी वो अलग होती थी, और जो पुरुषों को पुरस्कार राशि दी जाती थी वो अलग होती थी। अब क्या किया गया, अब दोनों की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर क्या किया गया, एक समान कर दिया गया है, एक जैसा कर दिया गया है। बस यही एक न्यूज इसमें होनी है। ये लागू कब से होगा, तो जो T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर से वुमेन्स वाला होने वाला है ये वहां से लागू हो जाएगा। जीतने वाली टीम को लगभग 66 करोड़ रुपए की इनामी राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। क्लियर। चलिए आगे बढ़े अगले न्यूज पर। अगला क्या है, जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने जफर हसन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्लियर। तो किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने जाफर हसन को जॉर्डन का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है। ये पहले चीफ ऑफ स्टाफ थे यहाँ पर। ठीक है, ये जगह किसकी लेंगे, बिशर खासावने की जगह लेंगे। तो यही दो तीन चीज है जो इसमें इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, जफर हसन है, इनका आप मुखड़ा जो है वो याद रख लेंगे। ठीक है, इनको जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त किया गया है। क्लियर। चलो आगे बढ़े बच्चा, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो एक और न्यूज है कि मनु भाकर को बंदरगाह मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्लियर। तो आप सबको पता है कि मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, क्या जीते थे, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। एक 10 मीटर सिंगल में और एक 10 मीटर डबल में। ठीक है, तो ये 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर जीते थे। अब इनको क्या किया गया, इनको जो बंदरगाह मंत्रालय है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्लियर। ये इनके जो पापा हैं वो मरीन इंजीनियर हैं, और ये क्या करती है, निशानेबाज जो मतलब शूटिंग जो गेम है उससे संबंधित हैं। क्लियर है सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट था, इतना ही नोट डाउन करना था, बाकी बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल ने श्री राम इन तमिलगम पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे क्या है, श्री राम इन तमिलगम इन इंस्पायरेबल बॉन्ड। ठीक, ये आप याद रखेंगे इसका नाम।
ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, ये आप नाम याद रखेंगे। अब तीसरी चीज क्या है, बुक के जो राइटर हैं, ऑथर हैं, उनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो कौन है, डॉक्टर DK हरि और डॉक्टर DK हेमा हरि, ये दोनों लोग इसके राइटर हैं। ठीक है। और ये बुक जो है रामायण के एक जीवित विरासत संग्रहालय को महत्व देती है, और रामायण में जो राम और सीता और लक्ष्मण जी का जो किरदार है उसको यहाँ पर अच्छे से समझाया गया है। यही सब चीजें हैं, पूछी नहीं जाने वाली आपसे, बुक और ऑथर यही पूछा जाएगा। क्लियर। चलो बच्चा, अब आते हैं अपने स्टैटिक जीके पर। ठीक है। अब देखेंगे भारत में राष्ट्रीय उद्यान कौन से उद्यान कहां पर स्थित हैं, एकदम धुआंधार तरीके से इसको यहाँ पर बच्चा करना सभी लोग। ठीक है। चलो, अब आएंगे सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कैंपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर एक बैरन आइलैंड है, बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। यहाँ पर एक सेंटिनल आइलैंड है, जहां पर सेंटिनल आइलैंड पर लोगों को जाने की मनाही है। क्लियर। तो अंडमान निकोबार में है कैंपेबल बे राष्ट्रीय उद्यान। फिर बात करेंगे बच्चा आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसको रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। फिर असम में कौन सा है, असम चल दिए काजी मानस, तो यहाँ पर है काजीरंगा और मानस। ठीक है। और कौन सा है, नामेरी। इन तीनों का नाम आप याद रखेंगे। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है बेटा, असम में है। बिहार में कौन सा है, बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। और इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़, यहाँ पर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गोवा में है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक एक हिरन होता है, ये आप जानते हैं। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जो एशियाई शेर हैं वो एकमात्र पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसको हम जानते हैं। यहाँ पर जो एशियाई शेर है वो पाया जाता है। ठीक है। क्लियर। इसको हम बब्बर शेर भी बोलते हैं। फिर कलेसर जो पार्क है वो कहां पर स्थित है, हरियाणा में स्थित है बच्चा। और उसके बाद क्या है, उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो किश्तवाड़ जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पेपर में पूछा गया है। उसके बाद दचीगम और सलीम अली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क, ये कहां पर स्थित है, झारखंड में स्थित है। कर्नाटक की बात करेंगे तो कर्नाटक में कद्रेमुख जो है इसको आप याद रखेंगे, ये पेपर में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद आप अंसी, बांदीपुर और बनेरघट्टा को भी याद रख सकते हैं। केरल के नेशनल पार्क की बात करें तो एराविकुलम नेशनल पार्क जो है वो केरल में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है। कौन कौन से हैं, बांधवगढ़, पेंच, कान्हा, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, इनको आप यहाँ पर याद रखेंगे। महाराष्ट्र में है आपका चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और उड़ीसा में है भितरकनिका और सिमलीपाल। ठीक है। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो हैं ये भारत में महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप आराम से मुझसे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। आपको 100% सभी का रिप्लाई जो है वो दिया जाएगा। और जो भी लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जहां पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो पूरी मिल जाएगी, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।